So today we are here with Tycoon Global Podcast and we have Honorable Dr. Pankaj Mittal from AIU और उनका स्वागत करते हैं हम अपने पॉडकास्ट में। और आज जानेंगे बहुत सारी ऐसी बातें जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कैसे मिलकर काम कर रही है भारत में। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट में। मैम 100 वर्षों में आप दूसरी ऐसी महिला हैं जो कि सेक्रेटरी हैं इंडियन एसोसिएशन की ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप कैसे इस पूरी जर्नी को आप बताएंगी और कैसे आप देखती है इस जर्नी को मैम? देखिए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत हुई थी जब मैं पीएचडी अभी पूरी नहीं हुई थी, 2 साल पूरे हुए थे, रेजिडेंस कंपलसरी हुआ था। और उसके बाद हमें लगा कि बिकॉज रेजिडेंस पीरियड इज़ कंप्लीट तो कहीं जॉब के लिए ट्राई तो करना चाहिए, और जॉब लेने के लिए नहीं पर ऐसा देखने के लिए जॉब का इंटरव्यू कैसा होता है। अच्छा। तो इसको देखने के लिए हमने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन में अप्लाई किया रिसर्च ऑफिसर के लिए। और रिसर्च ऑफिसर में जब हमने अप्लाई किया और जिस दिन इंटरव्यू देना था तो उस दिन ही मेरी मदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो आई टोल्ड हर कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बट शी सेड कि चलो देख के तो आओ होता कैसे है। तो आई वेंट देयर, पहले रिटर्न हुआ, फिर कुछ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ, वापस आ गए। और थोड़े दिन बाद हमारे यहाँ अटेस्टेशन फॉर्म्स आ गए। इट वाज लॉन्ग बैक, समथिंग इन 87 or so. Okay. So we didn't even know the meaning of attestation forms. So we went to our neighbors and we told them कि what is this attestation form? What is attestation forms? तो उन्होंने कहा कि पगली तुम्हारी नौकरी लग गई है, वो भी सरकारी नौकरी लग गई है और उसमें उससे पहले ही अटेस्टेशन कराना होता है, इसलिए फॉर्म्स आए हैं। Then I realized that I got a job in my first attempt. So that was 1987, research officer in National Board of Examination. Okay. After that, I served there for 3 years and then I came to UGC as education officer. And फिर प्रमोशन होते हुए जॉइंट सेक्रेटरी हुए, मतलब एजुकेशन ऑफिसर से डिप्टी सेक्रेटरी हुए, फिर जॉइंट सेक्रेटरी हुए। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई एक विमेन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलरशिप की। उनको एक ऐसा शख्स चाहिए था जो यूजीसी के बारे में सब कुछ जानता हो। विश्वविद्यालय तो मुझे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में पहली वाइस चांसलर बनने का मौका मिला। मैं वहाँ गई, देखा कि जो पॉलिसीज़ हम एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के बना रहे थे इतने समय से, जब उन्हीं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है तो वेयर द बेंचेस। सो व्हेन आई केम बैक आई वाज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेटर एंड आफ्टर दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एज सेक्रेटरी जनरल. So I joined here and now this is my 6th year as a secretary general. I got a second term as secretary general of AIU. It has been a very very rewarding experience. बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे चैलेंजेस भी आए ज़िंदगी में, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आई, सबको धीरे धीरे क्रॉस किया। बीइंग ए वुमेन वाज आल्सो अ चैलेंज एंड इन सबको क्रॉस करते करते आज हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं। मैम आपका जो जीवन है वो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में बहुत रहा है, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट आपने जो रूरल एरिया में करा है वो बहुत बड़ा योगदान है। तो उसको आप कैसे देखती हैं और आपको कैसे लगता है कि बीइंग अ वुमेन you have more closer to that kind of a cause basically? So मेरा ग्रामीण परिवेश से और महिलाओं से ज़्यादा लिंकेज हुई जब मैं वाइस चांसलर बनी। पहली रेगुलर वाइस चांसलर एक महिला ग्रामीण विश्वविद्यालय में खानपुर कलां, जो कि सोनीपत में है। खानपुर कलां एक गांव का नाम है। जब मैं वहाँ जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे काम करूँगी, क्योंकि पॉलिसीज़ तो बनाते रहे पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है पता नहीं था। और जब इस गांव में गए और देखा कि ये तो यूनिवर्सिटी ऐसी है जो कि एक गुरुकुल से, एक भगत फूल सिंह जी थे, उन्होंने 3 लड़कियों के साथ गुरुकुल बनाया था 1936 में। वो गुरुकुल धीरे धीरे बड़ा होते हुए मल्टीपल कॉलेजेस के रूप लिया। लॉ कॉलेज भी था, आयुर्वेदा कॉलेज भी था, डिग्री कॉलेज भी था, एजुकेशन कॉलेज भी था। और उन सबको कंबाइन करके गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसको एक विश्वविद्यालय का नाम दिया और विश्वविद्यालय का रूप दिया, और वो था भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां। जब इस यूनिवर्सिटी में गए तो गांव वाले, क्योंकि उनको गुरुकुल की आदत थी, उनको लगता था कि यूनिवर्सिटीज उनके कहने पे चलेंगी और बहुत बारी ऐसा कहते थे कि हम बताएंगे कि कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, कैसे यूनिवर्सिटी चलाना है, मैनेजमेंट कैसे करना है। तो धीरे धीरे उनको समझाना और स्पेशली गांव की महिलाओं के साथ मैंने ये रियलाइज़ किया कि ऑल्दो वो यूनिवर्सिटी एक ग्रामीण क्षेत्र में थी और उस यूनिवर्सिटी में एक तरह से ऑटोमेटिक कनेक्ट बनना चाहिए था बिटवीन द कम्युनिटी एंड द यूनिवर्सिटी, बट वो कनेक्ट नहीं था। यूनिवर्सिटी अपनी 4 दीवारी में काम कर रही थी और कम्युनिटी अपने अलग से काम कर रही थी। तो सबसे पहला सेंटर जो मैंने उस यूनिवर्सिटी में बनाया, एंड दिस इज समथिंग रिमार्केबल बिकॉज ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में जो पहले सेंटर्स बनते हैं वो बनते हैं सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेज, पर हमने जो सबसे पहला सेंटर बनाया वो था
सेंटर फॉर यूनिवर्सिटी सोसाइटी इंटरफेस एंड रिसर्च, CSUIR, सेंटर फॉर सोसाइटी यूनिवर्सिटी इंटरफेस एंड रिसर्च, कि कैसे यूनिवर्सिटी और सोसाइटी में इंटरफेस हो, कैसे उनके बीच में कनेक्ट हो, और कैसे उस यूनिवर्सिटी की वजह से उस ग्रामीण क्षेत्र का पूरे का डेवलपमेंट हो। तो हमने इस सेंटर के तहत बहुत सारे काम किए, जैसे कि हमने एक एड ऑन कोर्सेज किए, माइक्रो फाइनेंसिंग में कोर्स किया। माइक्रो फाइनेंसिंग का कोर्स था जिसमें कोर्स वाज ऑन 50-50 बेसिस, मीन्स 50% क्लासरूम में पढ़ाई होगी, 50% हमारे बच्चे, हमारी जो स्टूडेंट्स थी वो गांव में जाके गांव की महिलाओं से उन्होंने छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, उनके साथ मिलकर उनका माइक्रो क्रेडिट लेना शुरू किया। किसी ने परचून की दुकान खोली, किसी ने बैंगल स्टोर खोला, किसी ने भैंस ही खरीदी। तो अलग अलग तरह से वो कैसे ATM कार्ड बनेंगे, कैसे बैंक अकाउंट खोलेगा, कैसे पैसा निकालेंगे। तो धीरे धीरे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। मुझे आज भी याद है कि एक बाला नाम की महिला थी और उस बाला नाम की महिला ने एक परचून स्टोर खोला। तो हमने उसको लिखा बाला परचून स्टोर का बोर्ड लगाया उसके नाम का, उसके दुकान पे। तो रोने लगी। हमने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो शी सेज मेरे नाम पे भी दुकान हो सकती है। मीन्स शी अज्यूम्ड कि दुकानें तो सिर्फ आदमियों के नाम पे होती हैं, अच्छा। कई महिलाओं के नाम पे दुकान हो ही नहीं सकती। तो दैट छोटा सा फैक्ट था जो हमें बड़ा इनॉक्यूअस लग रहा है, दैट गिव सच ए बिग एम्पावरमेंट टू दैट रूरल वुमेन कि हम ऐसा किया। ऐसी एक और महिला थी संतोष, मुझे अभी तक उनके नाम भी याद है। हमारी एक यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस थी, वो स्टेज पे आई, इतना बड़ा घूंघट लेके आई और घूंघट लेके कहती है ये वो यूनिवर्सिटी है जिसने यूनिवर्सिटी के अंदर वालों की नहीं, यूनिवर्सिटी के बाहर वालों की भी जिंदगी बदल दी है। That I feel was the biggest compliment of my life कि कैसे यूनिवर्सिटी बाहर वालों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो ज़रूरी है। इसी तरह हमने जब फोक मेडिसिन में कोर्स किया कि कैसे गांव की महिलाओं को, चाहे वो ह्यूमन हो या कैटल, कैसे उनको ठीक करने के तरीके हैं, उनका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। तो वो उन लोगों को लगा कि गांव वालों को कि मतलब जब भी यूनिवर्सिटी के लोग हमें आते हैं, हमें कुछ सिखाने ही आते हैं, पहली बार हम उनको सिखा रहे हैं। तो दैट फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट कि हमारे कुछ पास भी कुछ है यूनिवर्सिटी को देने के लिए। तो इट वॉज ए 2-way प्रोसेस जिसमें हम दोनों का एक दूसरे परस्पर ध्यान रखते थे। एक और छोटा सा एग्जाम्पल बनाती हूँ आपको, छोटा सा मतलब हमने एक मशीन बनाई, उसका नाम था उपला मेकिंग मशीन। अब गांव की महिलाओं को उपले चाहिए क्योंकि रूरल हाउस होल्ड में उनकी बहुत बड़ी अहमियत है, वो चूल्हों में यूज़ होते हैं, हरियाणा में हुक्कों में भी यूज़ होते हैं, पर उनको बनाना बड़ा मैसी सा अफेयर है। तो बहुत सारी तो महिलाएं कहती थी हम जिस घर में उपले बनाने होंगे वहाँ शादी नहीं करेंगे। तो हमने एक उपला मेकिंग मशीन बनाई और उस मशीन में कुछ नहीं था, गोबर डालो, घास डालो, एंड आउट कम द उपलास लाइक ए स्मॉल सोप केक ड्राइड मैनर में। nice. कोई रॉकेट साइंस नहीं था, पर गांव वालों को लगा कि यूनिवर्सिटी हमारे बारे में सोचती है। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपनी कम्युनिटी के बारे में, कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनके बारे में सोचती है। ग्राउंड रूट लेवल पे काम हो रहा है। तो कैसे हम, अगर कुछ भी हमें परेशानी होगी तो हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हमने वहाँ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई, उनके पास पैसा था, सब कुछ था, पर उनको ये नहीं पता था गवर्नमेंट की स्कीम कैसे अवेल करनी है सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए। वो कहते हमें तो रात को कुत्ते काट जाते, तो कुत्ते काट जाते क्योंकि लाइट नहीं थी, लाइट लग गई, प्रॉब्लम सॉल्व। तो कैसे छोटी छोटी चीजों से तुम पेनिट्रेट कर सकते हो गांव के अंदर, ये मैंने उस यूनिवर्सिटी में खुद एक्सपीरियंस किया। आपने बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया है और बहुत एक्सपोजर मिला है आपको इंटरनेशनली थ्रू लाइक एक्सचेंज प्रोग्राम एंड स्टफ। कैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, या कैसे आपने आउट ऑफ इंडिया के जो कुछ कॉन्सेप्ट से हमारे इंडिया में रूरल सेक्टर में या वुमेन एम्पावरमेंट में आपने कैसे उसको इम्बाइब किया बेसिकली? देखो, मैंने बहुत सारे देशों की यात्रा की है, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में गई हूँ। AIU में तो हमने बहुत सारे MOUs भी साइन किए हैं फॉरेन एसोसिएशंस के साथ। तो पहले इंडिया को छोटा समझा जाता था, लगातार लगता था कि इंडिया एक पिछड़ा हुआ देश है, यहाँ पे हम कुछ सिखाने के लिए आ सकते हैं, सीखने के लिए नहीं आ सकते हैं। पर अब धीरे धीरे दृष्टिकोण भारत के प्रति बदल रहा है और धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि इंडिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, करने के लिए। और जब वो यहाँ पे आते हैं, वो पहले सोचते थे इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, वो नहीं है। इवन जब मैं उस यूनिवर्सिटी में थी, हमारे बड़े सारे फॉरेन डेलीगेशंस आए, हम उनको गांव तक में लेके गए, एक तरह से सोशल इमर्शन प्रोग्राम। गांव में उन्होंने देखा चक्की कैसे चलाते हैं, दही की लस्सी कैसे बनाते हैं, घी कैसे बनाते हैं, चारपाई कैसे बुनते हैं, मंदिर कैसे जाते हैं, दूध कैसे धोते हैं, हर रोज गांव के महिलाएं धोते हैं। तो उनको इतना मजा आया उस सबको देखने में कि कैसे एक अकेली महिला पूरे घर का काम अकेले में कर रही है। और फिर भी जब उसे पूछा तुम क्या करती हो, वो कहती मैं तो कुछ नहीं करती,
मोस्टली महिलाओं से पूछे ना आप, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स हैं, तुम क्या करती हो? कुछ नहीं करती, एज इफ कि सिर्फ ऑफिस में काम करना ही सबसे बड़ा काम है। तो इस तरह का सोशल इमोशन प्रोग्राम जब मैंने विदेशी लोगों को दिखाया तो तब वो उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में तो बहुत पोटेंशियल है, और इंडिया में पोटेंशियल है, पर नॉट ओनली गाँव वाला बट एकेडमिक रिसर्च पोटेंशियल इंडिया का बहुत अच्छा है। कोई टेक्निक ऐसी देखी हो, कोई टेक्नोलॉजी आपने बाहर देखी हो और जो आपने इंडिया में किसी राज्य में या फिर किसी शहर में, गांव कस्बे में आपने इनकॉर्पोरेट करी हो, उससे किसी महिला का घर या फिर पूरा एक गांव में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ हो? मैम कुछ बताइए इस बारे में। एज सच कोई स्पेसिफिक तो मुझे याद नहीं आती, पर हाँ ये मैंने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यूके ओपन यूनिवर्सिटी के, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे ऐसी कॉनोटेशन थी कि ओपन यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़ते हैं वो शायद इतने अच्छे नहीं होते और इसीलिए वो ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए। पर जब मैंने यूके ओपन यूनिवर्सिटी में दिया कि कैसे लैब वर्क भी वो ओपन यूनिवर्सिटी में वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, तो फिर हमने यहाँ आके बताया कि ओपन यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो गुड, रादर दे फील कि क्वालिटी ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो बेटर है हमारे रेगुलर स्टूडेंट से, और बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया कि कैसे ओपन यूनिवर्सिटी को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी ओपन यूनिवर्सिटी से बात की और धीरे धीरे वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं सब मेथडोलॉजी को, जिससे कि बेस्ट एजुकेशन बच्चों को मिल सके, वेदर दे स्टडी थ्रू रेगुलर मोड और ओपन। आजकल यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन लेने के लिए डिजिटलाइजेशन इज अ मेजर चैलेंज राइट नाउ, तो आप क्या देखते हैं कैसे इसको हम एम्पावर कर सकते हैं, कैसे हम मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज को डिजिटलाइज कर सकते हैं ताकि आउटकम बहुत अच्छा और एक्यूरेट आए? जब मैं यूजीसी में थी तो एक स्कीम थी ईपीजी पाठशाला। उस स्कीम में हम कंटेंट बनाते थे 4 क्वाड्रेंट्स में फॉर द स्टूडेंट्स। वो स्कीम बहुत टेक ऑफ नहीं करी थी, हमने धीरे धीरे उसमें मेहनत की, कमेटीज चेंज की, ई कंटेंट बनवाना शुरू किया, एंड देन वी रियलाइज कि जो हमारे बेस्ट टीचर्स हैं दे कैन टीच इन ए क्लास, बट टीचिंग ए कैमरा is very difficult for them because they say कि क्लास में तो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं, we can understand from their body language उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर कैमरा तो कुछ बोलता ही नहीं है, कैमरे से हमें पता ही नहीं चलता किसी को समझ में आ रहा है। It was very difficult for them to face a camera and to talk with camera, और उसमें ये हुआ कि हमें उनको स्पेशल ट्रेनिंग कराना पड़ा। We went to IIM Bangalore, we trained them on how to create e-content। तो जब काफ़ी मतलब ईपीजी पाठशाला में मुझे लगता है पिछले 2-3 साल जब मैंने ज्वाइन किया था, अगले 2-3 साल में करीब 25,000 कंटेंट तैयार हुए। अच्छा। और वो सारे कंटेंट काम आए कोविड में। वेरी नाइस। कोविड के दौरान सबने उसको यूज किया। हमने जो ईपीजी पाठशाला को मूक्स में कन्वर्ट किया स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू, उसी के लिए जो मुझे अवार्ड मिला था कि कैसे हमने मूक्स में कन्वर्ट किया और किस तरीके से हमने इतना कंटेंट बनवाया ट्रेनिंग दे दे के, और क्वालिटी कंटेंट बनाया कि बच्चों को ये महसूस ही नहीं हुआ कि कोविड आया और उनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बंद हैं। इतना सारा ई कंटेंट अवेलेबल था जो कि इंडियन करिकुलम के ऊपर बेस्ड था कि उसको यूज़ करते हुए बच्चे पढ़ते रहे, और आज के ज़माने में ये नेसेसिटी हो गई। और फिर यूजीसी ने कहा कि रेगुलर प्रोग्राम्स में भी 40% ऑफ द कोर्सेज कैन बी डन थ्रू स्वयं, मीन्स मूक्स कोर्सेज, डिजिटल कोर्स का इतना बढ़ावा मिला। फिर हमने ये भी रियलाइज़ किया स्पेशली आफ्टर कोविड कि टेक्नोलॉजी का यूज़ फॉर टीचिंग लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी बच्चों को अगर एंगेज करना हो तो टीचर को पढ़ाना आना चाहिए ऑनलाइन। और पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कैमरे के सामने ऐसा बैठ के लेक्चर दे दिया, उसमें एंगेजमेंट नहीं होगा, स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो स्टूडेंट एंगेजमेंट कैसे करना है वो सिखाया गया टीचर्स को। अभी भी हमने कुछ सेंटर्स खोले, वी कॉल देम AADC, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट सेंटर्स, जिसमें टीचर्स को सिर्फ ये ट्रेनिंग दी जाती है दैट हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग, फॉर रिसर्च, फॉर गवर्नेंस, हाउ टू यूज़ AI for say personalized teaching, for automated grading, for examination paper setting, for evaluation, for management, for governance। तो कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, whether it is university administration or teaching learning or new methods of research। तो ये सब हम खुद भी फैकल्टी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में, बिकॉज 4-4.5 करोड़ बच्चा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, 15 लाख टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं। अनलेस दे आर ट्रेन्ड, जब तक उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ हैविंग ए क्वालिटी हायर एजुकेशन। सो मैम, डॉक्टर मैम, दी बेसिक AIU का जो एक आपने ढांचा बनाया हुआ है, इसको ये है कि भाई इंडिया में तो नहीं, बाहर भी इसको नंबर 1 बनाना है। तो आपके टाइम में क्या क्या आपने ऐसे करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, क्या क्या आपने ऐसे
प्रॉम्प्ट डिसीजन लिए हैं जिससे कि इसको इंटरनेशनली, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों अच्छा, बहुत बढ़िया इसको बेसिकली कर सकते हैं बेसिकली AIU को? देखो, सबसे पहले तो हमने AIU को बड़ा किया इन द सेंस कि आज की डेट पे AIU इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी नेटवर्क इन द वर्ल्ड। हमारे पास इस समय 1075 यूनिवर्सिटीज़ हमारे मेंबर्स हैं, जिसमें से 19 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसको बड़ा करने के साथ साथ इसमें क्वालिटी इंप्रूव की। इंटरनेशनलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक नेटवर्क बनाया, पहली बार इंडिया में वो नेटवर्क बना, इंडियन नेटवर्क फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, INIHE। अब उस नेटवर्क में ऑर्गेनाइजेशंस, वेदर इंडियन और फॉरेन, इंडिविजुअल्स मीन्स फैकल्टी मेंबर्स इंडियन और फॉरेन, और स्टूडेंट्स इंडियन एंड फॉरेन, और कोई भी हिस्सा ले सकता है। और हमारा पर्पस ये है कि जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया की, वो तो इंटरनेशनलाइजेशन में वैसे ही अच्छी हैं, पर अगर हमें मासेस तक इंटरनेशनलाइजेशन करना है, अगर हमें डेमोक्रेटाइजेशन करना है इंटरनेशनलाइजेशन का, तो हमें टायर 2 एंड टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ को जाना पड़ेगा। और टायर 2 और टायर 3 यूनिवर्सिटीज़ वो चाहती तो है इंटरनेशनलाइजेशन करना, इंटेंट तो है इंटरनेशनलाइजेशन करने की, पर उनको मालूम नहीं है करना कैसे है, whom to contact, whom to approach, how to enter into partnerships, how to take the partnership forward, how to even make an international students office, international students office कैसा बनाना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनको क्या क्या काम करना चाहिए, उनको कुछ नहीं मालूम है। तो कोई तो होगा जो उनको बताएगा। तो AIU is doing this work. We are hand holding them. We are working like a mother for them. Ma'am, AIU is also having many corrective steps in Northeast. आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई हमारे पास ऐसी कुछ पॉलिसी है, या हमने पीछे कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, पर्टिकुलर 7 जो बहनें बोलते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं? तो हमारी देखिए, जब से मैं आई हूँ एटलीस्ट 2 कॉन्फ्रेंसेस नॉर्थ ईस्ट में हुई हैं। एक जोनल कॉन्फ्रेंस और एक मेन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें करीब 400 वाइस चांसलर्स आए थे। एंड नॉर्थ ईस्ट में हमारी कोशिश रह गई थी, अभी 1-2 नॉर्थ ईस्ट में हम सेंटर्स भी दे रहे हैं, AADC सेंटर्स भी देंगे, अन्वेषण प्रोग्राम भी देंगे। तो हम ऑल्दो पूरे देश के लिए काम करते हैं, पर नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारा स्पेशल लगाव रहता है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जाए। और हम कोशिश करते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, पिछली बारी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था वो भी नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, कॉन्फ्रेंस भी नॉर्थ ईस्ट में हुई थी, तो हम नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको साथ लेके चला जाए। मैम, गुणवत्ता हो गया, संस्कृति हो गया, खेल हो गया, विज्ञान हो गया, इन सभी चीजों में कैसे AIU is putting up lots of efforts in particular in all subjects, और कैसे, या फिर वो एक ही चीज में काम करता है? नहीं। AIU believes in holistic development of the students. We engage with the vice chancellors, we engage with the faculty, we engage with the students. Vice chancellors के लिए हम vice chancellors conferences करते हैं, करीब 6 conferences, प्लस राउंड टेबल करते हैं फॉर न्यूली अपॉइंटेड वाइस चांसलर्स, कि जो नए अपॉइंट हुए हैं उनको कैसे यूनिवर्सिटी चलाना है, उसकी गवर्नेंस कैसे करनी है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसका रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करना है, उसकी सिक्योरिटी मीन साइबर सिक्योरिटी कैसे करनी है, तो सब हम उसमें सिखाते हैं। देन वी एंगेज विद द टीचर्स थ्रू वेरियस स्कीम्स, लाइक ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स है, सबसे ज़्यादा एंगेज तो हम स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ रिसर्च लेवल पे वी डू ए प्रोग्राम कॉल्ड अन्वेषण, जिसमें बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जमा करते हैं और उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कराते हैं, और अलग अलग फील्ड्स में करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिसिन हो, या सोशल साइंसेज हो, साइंसेज में इंटरडिसिप्लिनरी भी है। तो हर फील्ड में वो बच्चे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जमा करते हैं, तो उनको इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी उसमें रहता है। तो इंटरनेशनल अन्वेषण हमारा होता है, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल बच्चे दोनों का भी ग्रुप बना के भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कल्चर में हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं एट द जोनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। एंड जोनल और इंटरनेशनल, जोनल लेवल के जो विनर्स हैं वो नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नेशनल के विनर्स हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाके परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया इजिप्ट में, फिर किया चाइना में, फिर उन्होंने किया इटली में। तो इस तरह का पार्टिसिपेशन रहता है बच्चों का। और स्पोर्ट्स में तो हम बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, करीब 65 इवेंट्स हैं, 65 इवेंट्स हैं, उसमें 250 स्पोर्टिंग चैम्पियनशिप्स हैं जो कि हम हर साल करते हैं। और हर साल वो जो अल्टीमेटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, 20 गेम्स में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। और इंटरनेशनल लेवल में, चाहे वो एशियन यूनिवर्सिटी गेम्स हो, चाहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो, इस बारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो मेडल्स आए थे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के बच्चे
26 मेडल्स लेके आए हैं अमेजिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। तो इससे पहले आज तक जितने भी गेम्स हुए सबको मिला के भी 26 मेडल नहीं थे, जो कि इस साल में 26 मेडल्स आ गए। उन्होंने मन की बात में बात की, उन्होंने ट्वीट भी किया। तो इस तरह का रिकग्निशन हमें मिलता है कि हम इतना अच्छा काम करें, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे कल्चर का फील्ड हो, एकेडमिक्स हो, रिसर्च हो, तो हर फील्ड में, या इंटरनेशनलाइजेशन हो। अभी देखा गया है कि बहुत सारे जो वाइस चांसलर्स हैं वो रेजिस्टेंट फील करते हैं, तो हम बात करते हैं एआई, रोबोटिक्स और ड्रोन का। तो आपने कोई ऐसी भूमिका बनाई है या फिर कुछ स्टेप्स लिए हैं जिनमें कि हम इसको बहुत ही सीमलेस ट्रांजिशन कर सकें, बिकॉज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज ऑलरेडी दे हैव टेकन अप द थिंग्स बेसिकली। तो हमारी जो वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंसेज होते हैं बहुत ही सेमिनल टॉपिक्स पे होती है। तो पिछली मेरी जो कॉन्फ्रेंस थी वो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पे थी। पूरे साल हमने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन पे बात की कि आने वाले समय में एआई का क्या रोल रहेगा, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा, ये जो बिग डेटा एनालिसिस की बात कर रहे हैं या फ्यूचर ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, उसको कैसे बच्चों को प्रिपेयर करेंगे हमारी यूनिवर्सिटीज़। नॉट ओनली दिस, स्पेशली फॉर द वाइस चांसलर्स, जब हम एआई की आप बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि एआई का रोल बहुत सारी तरीकों से यूनिवर्सिटीज़ में भी है, पर अगर वाइस चांसलर्स को नहीं पता होगा कि एआई किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो यूनिवर्सिटी में सही में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमने मास्टर क्लास अरेंज की फॉर द वाइस चांसलर्स। तो उस मास्टर क्लास में बच्चों की तरह आए वाइस चांसलर्स सीखने के लिए कि एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हैंड्स ऑन अपने अपने लैपटॉप लेके आए थे, हैंड्स ऑन उनको एक्सपीरियंस दिया गया कि कैसे वो इवन फॉर मेकिंग ए प्रेजेंटेशन और फॉर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और फॉर पर्सनलाइज लर्निंग कि हर बच्चे को उसके लेवल पे कैसे पढ़ाया जाए, और फॉर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग, इतने सारे तरीके उनको बताए गए कि कैसे वो एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। दे वर वेरी हैप्पी एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक इट ए रेगुलर फीचर कि हर थोड़े दिन बाद एआई पे एक मास्टर क्लास अपने वाइस चांसलर्स के लिए हम करेंगे। उनके लिए नहीं, अपने स्टाफ के लिए हमने एआई पे मास्टर क्लास की कि स्टाफ के लोग कैसे एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा का अपने कामों में, चाहे वो ड्राफ्टिंग हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे एक्सेल बनाना हो, चाहे ग्राफ बनाना हो, चाहे रिपोर्ट्स बनानी हो, किस तरह से एआई को इस्तेमाल करके हम और भी बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने कामों को कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मास्टर क्लास। AIU is a 100 years old organization. It's a very reputed, very big organization. कैसे देखती हैं कि जो करंट चैलेंजेस हैं और आने वाले 50 साल चैलेंजेस में कैसे आप देखती हैं कि AIU can do amazing and wonderful contribution in every sector which you have? जो इस समय अगर आप चैलेंजेस की बात करें हायर एजुकेशन की, तो सबसे बड़ी चैलेंज है क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, दूसरी चैलेंज है फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन, तीसरी चैलेंज है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी एंड द स्टाफ, फोर्थ चैलेंज है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। अब हम हर फॉर एग्जांपल फंडिंग ऑफ हायर एजुकेशन में हम कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर दिस कि हम यूनिवर्सिटीज़ को ये बता सकते हैं कि कैसे नए फंडिंग रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज़ करके रिसोर्स जनरेशन कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट से फंडिंग तो उनको ही लेना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स में हम AADC सेंटर्स खोले हैं, अदरवाइज में हम वेबिनार्स करते रहते हैं फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स एज वेल एज वाइस चांसलर्स। फॉर इंटरनेशनलाइजेशन हमने इन्हीं खोला है, इंडियन नेटवर्क फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हमारे MOUs हैं बहुत सारी पैरेलल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन की, जैसे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ कनाडा, यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया, क्रू है स्पेन का यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ अरब यूनिवर्सिटीज़, एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन यूनिवर्सिटीज़, फिचेट है मैक्सिकन यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन, UKI है UK यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन, एंड US है मैक्सिकन यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएशन। इन सब के साथ हमने 1-to-1 MOUs कर रखे हैं कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी को कोलैबोरेशन चाहिए उनकी यूनिवर्सिटी के एसोसिएशन के साथ, तो वी हेल्प ईच अदर आउट। तो वी आर बेसिकली इनटू डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन की कैसे इंटरनेशनलाइजेशन घर घर मतलब यूनिवर्सिटी पहुंचे। वेरी नाइस, दैट्स अ रियली अमेजिंग रोड मैप यू हैव। मैम एक बात और, जैसे कि अब AI रोबोटिक्स हो गए, क्या AIU कुछ नेशनल लेवल के कुछ कंपटीशन कराती है जिससे कि AI रोबोटिक्स या ड्रोन जो एक टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा भी मिले और जो एक कंपटीशन भी एक हेल्दी कंपटीशन बना रहा है बेसिकली?
तो हमें अभी जो कंपटीशन कराते हैं वो तो कराते हैं अन्वेषण। अन्वेषण में रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, पर जो कॉम्पिटिशन्स कह रहे हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स कराए जा सकते हैं फ्यूचर में। आई थिंक ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इस तरह के कॉम्पिटिशन्स करा रहा है, एआई पे हैकाथॉन करा रहा है कि कैसे सॉल्यूशंस पाए जाएं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के यूजिंग एआई एंड डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स। पर हाँ, आने वाले समय में अन्वेषण को अपग्रेड करके इस तरह के हम प्रोग्राम्स कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड रूरल इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन इन रूरल सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ टेक्नोलॉजी लाइक क्या हम ये टेक्नोलॉजी रूरल सेक्टर में भी हम उसको पढ़ा रहे हैं, या उसमें कुछ हम वहाँ पर भी ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे इवेंट्स कर रहे हैं जिसमें कि उनको मालूम पड़े कि हाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अराइव्ड हो चुकी है इंडिया में, और AIU स्पेशली इसको बहुत एम्फेसिस कर रहा है। फॉस्टरिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और कैसे कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है, कैसे कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च करना है, इसके ऊपर हम 1-2 NGOs के साथ मिलके काम करते हैं। जो यूनिवर्सिटी में मैंने बताया था, सेंटर फॉर सोसाइटी यूनिवर्सिटी इंटरफेस एंड रिसर्च, उसी तर्ज पे एक उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसको IIT दिल्ली चला रहा है। तो उन्नत भारत स्कीम का पर्पस ही है कि कैसे जो यूनिवर्सिटीज़ के आसपास कम्युनिटी है उसमें नई टेक्नोलॉजीज विकसित की जाए, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को कस्टमाइज़ किया जाए फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी। तो उन्नत भारत अभियान में इस तरह का काम बहुत हो रहा है और वो काफ़ी, उसको फंडिंग भी है, वो काम भी कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। मैम, तो इसी तरह कोई और पर्टिकुलर जो आपका जैसे IIT में हो रहा है, ऐसा कहीं और भी किसी यूनिवर्सिटी में हो रहा है या फिर IIT का? IIT को मैंडेट दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश के लिए। देश के लिए, ओके। तो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, ना कि खाली IIT के लिए। ओके। पूरे देश में उन्होंने कई सारे सेंटर्स बनाए हैं, पूरे देश में उन्नत भारत अभियान, क्योंकि उन्नत भारत है ना, पूरे भारत के लिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं। मैम, एक बात और, जैसे मान लीजिए AIU is there with the universities, so do we have some cells who are actually talking to or communicating with the students also? हमने बताया ना, हम स्टूडेंट्स के साथ बहुत तरीके से एंगेज करते हैं और नया काम जो हम करने वाले हैं वो है एंगेजिंग विद द ऑटोनॉमस कॉलेजेस। ओके। अभी तक यूनिवर्सिटीज हमारी मेंबर हैं, इन फ्यूचर हमारी गवर्निंग काउंसिल ने अप्रूव कर दिया, नाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच द ऑटोनॉमस कॉलेजेस कि कैसे ऑटोनॉमस कॉलेजेस को AIU के परव्यू में लाया जाए। क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये लिखा हुआ है कि आने वाले समय में ऐसे स्टैंड अलोन कॉलेजेस या एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं रहेंगे, सभी को डिग्री अवॉर्डिंग पावर दी जाएगी और कॉलेजेस डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। पर उनको डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उनको बताना पड़ेगा कि कैसे तुम कल को छोटी यूनिवर्सिटी या बड़ी यूनिवर्सिटी बनोगे। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम उनको अपने फोल्ड में लें, अपने फोल्ड में लेके हम उनको एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि कल को जब तुम यूनिवर्सिटी बनोगे, कल को जब तुम डिग्री अवॉर्डिंग बनोगे, तो तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, कैसे वो ट्रांजिशन होगा फ्रॉम एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशन टू ए स्टैंड-अलोन इंस्टीट्यूशन विच हैज़ द पावर टू ग्रांट डिग्रीज। तो उसके लिए हम ऑटोनॉमस कॉलेजेस को भी अपने फोल्ड में ले रहे हैं। करीब 1100 ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं। हमारी कोशिश है कि हम उन सब की भी कैपेसिटी बिल्डिंग करें। मैम, आपसे हम ये एक यानी कि एक उद्देश्य चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए कि AIU को हम कैसे देख सकते हैं, लाइक एज अ नॉर्मल पर्सन कैसे कोई अप्रोच कर सकता है या फिर कैसे वो कम्युनिकेट कर सकता है, या इट्स थ्रू ओनली यूनिवर्सिटीज कैन बी डन, थोड़ा वो जानना चाहते हैं इस बारे में। देखिए, AIU जो बॉडी है दैट इज़ बेसिकली ए एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में चाहे वो बच्चे पढ़ते हो या टीचर्स हो या वाइस चांसलर्स हो, सब AIU को अप्रोच कर सकते हैं, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। अगर हमें बच्चा भी पूछता है ना कि हम इस यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए जाएं, हम उसको बताते हैं हाँ जाओ या नहीं जाओ, या ये डिग्री ठीक रहेगी, या वो करके आता है फिर हमसे कुछ पूछते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं स्कॉलरशिप्स की, फेलोशिप्स की, हम इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। बहुत सारे टीचर एक्सचेंज के प्रोग्राम्स होते हैं, हम इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। तो बच्चों को, टीचर्स को, यूनिवर्सिटी सिस्टम को कोई भी हो, उनको AIU से बहुत फ़ायदा है। एंड AIU इज़ वर्किंग लाइक ए मदर। I always say that UGC works like a father because they are a regulator. Right. So they issue regulations, they do maintenance of standards. But AIU, it works like a mother. It is hand-holding the institution. How to do something, how to hand-hold them, how to help the universities. This is what AIU does, and we are open for this work
ever, 24/7. डॉक्टर पंकज मित्तल जी, वेरी नाइस, अमेजिंग एंड वंडरफुल you. टॉकिंग टू यू। ये you. बहुत अच्छा रहा आपसे ये वार्तालाप करके, और टाइकून ग्लोबल के पूरे नेटवर्क और दर्शक आपको देखकर और सुनकर वाकई बहुत प्रभावित होंगे। और आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू द होल AIU एसोसिएशन, स्पेशली डॉक्टर पंकज मित्तल मैम, एंड फॉर कमिंग ऑन टू टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट। Thank you very much. Thank you, Sanjeev ji. Thanks for having this interview and giving me an opportunity to tell about AIU to your viewers. Thank you very much. Thank you.